मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस से मुकाबला प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, कोविड-19 से तो काफ़ी सारे लोग इन्फेक्टेड हैं और उनका इलाज, उनका क्वारंटीन, फिर उनका रिकवर होना, उसके तो अलग अलग पहलू चल ही रहे हैं, देख रहे हैं। एहतियात पर बार बार जोर दे रहे हैं, प्रोग्राम के ज़रिए भी दे रहे हैं और घरों में बैठे बैठे हमारे बुज़ुर्ग भी हमें हर बार यही बात समझाते हैं। लेकिन ये बीमारी जो है, ये क्या कोई भी बीमारी अगर हो, इसकी कई सतहें, कई लेयर्स होते हैं, कई जगहों पर काम करती हैं। इस तरह की वबाई आफतें जो होती हैं, जो हमारे समाज को कभी किसी भी तरह से अगर इफ़ेक्ट करती हैं, तो आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी ही गुफ्तगू से, एक ऐसी ही बातचीत से आपको मुतारिफ़ कराएंगे कि देखिए ये आज की जो महामारी है, ये कहाँ कहाँ पे मुस्बत असरात डाल रही है। क्या आपने ये सोचा इस सारी की पैंडमिक में कि जो लोग वज़न जिनका बढ़ रहा है वो क्या कर रहे होंगे, या ऑलरेडी जो ओबीस थे उनका क्या हो रहा होगा? नहीं, हमारा ध्यान तो शायद कोविड की तरफ गया, फिर उन बीमारों की तरफ गया जो रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर्स के पास या अस्पतालों में नहीं जा पा रहे थे। लेकिन नाज़रीन, इन असरात को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि सोसाइटी का हर फ़र्द, सोसाइटी का हर बंदा किसी ना किसी तरह से आज अफेक्टेड है। इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए हमने आज एक ख़ास मेहमान को दावत दी है, जो उन लोगों को टारगेट करेंगे जो यूँ तो हेल्दी हैं, जो कोविड से पहले भी हेल्दी थे, अभी भी माशाल्लाह हेल्दी हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि ये कोविड के 9 महीने, ये लॉकडाउन के 9 महीने उनकी सेहत को किस तरह से मुतासिर कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं मज़ीद इस पर कुछ बोलूं, मैं चाहूँगी कि आपको अपने डॉक्टर साहब से इंट्रोड्यूस कराऊं। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर माजिद किरमानी। ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ फिजियोथेरेपिस्ट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। बड़ी अजीब सी बात है कि जहां हम कोविड सीरीज़ चला रहे हैं, इसमें कोविड को लेकर बात होती है, रिलेटेड जो कोमॉर्बिड केसेस हैं उनको लेकर बात होती है, लेकिन फिजियोथेरेपी का जो सुनकर मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा था कि हमें क्या करना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने अभी मेरे जहन में डाल दी कि इस बीच, इस लॉकडाउन के बीच, जब एक आम डॉक्टर या फिजिशियन भी अवेलेबल नहीं था, वो लोग जो ओबीस हैं या सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आ गए, उनकी क्या सूरत हाल रही इन 8-9 महीनों में? बिल्कुल सही बात है। मैं बताना चाहूँगा, कोविड तो खुद में एक ज़बरदस्त बीमारी है, डेडली डिजीज़ है, लेकिन उसके बाद भी कुछ असरात छोड़ गई वो हमारी ज़िंदगी में। ख़ास तौर लॉकडाउन पीरियड में जो हमारे लोग जो घरों से बाहर नहीं निकल पाए, जो एक्टिव नहीं रह पाए, और उन्होंने क्या किया, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में मुलविस हो गए। जैसे उनका वेट बढ़ने लगा, डायबिटिक शुगर लेवल्स बढ़ने लगी, हाइपरटेंशन बढ़ने लगा, और ओवरऑल जो है रूट काज उसका ओबेसिटी है। बिल्कुल। तो ओबेसिटी इटसेल्फ इज़ अ डिजीज़। पता नहीं चला लोगों को कि हम वज़न बढ़ा रहे हैं, हमारा वज़न बढ़ रहा है, और उसको लाइटली ले रहे थे कि चलो कोई नहीं, वज़न है, बाकी तो मैं फिट हूँ। लेकिन दे मस्ट बी अवेयर दैट लाइफस्टाइल, ये जो ओबेसिटी है इटसेल्फ इज़ अ डिजीज़। यही तो रूट काज है। ये फिर देखिए इसके साथ एसोसिएटेड कंडीशंस रहती है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, स्ट्रोक, इवन कैंसर, ये सारे रिलेटेड रहते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं ओबेसिटी के। तो अभी हम जैसे अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हम डेफिनेटली रेस्पिरेटरी रिहैब पोस्ट कोविड उस पर काम कर रहे हैं। लोगों को ब्रीदिंग पैटर्न्स वगैरह, जो उनका जो लंग डैमेज हुआ है, जो उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास केसेस आ रहे हैं कि जी हमारा वज़न बढ़ गया है, अब हम क्या करें। तो डेफिनेटली इसके लिए काम करना है, लोगों को अवेयरनेस चाहिए, लोगों को चाहिए कि घर बैठे इसका थोड़ा वे आउट निकाले। और बहुत ही सिंपल है, कोई अपहिल टास्क नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, घर बैठे इसका तदारुक हो सकता है। बहुत अच्छी बात बोली आपने डॉक्टर साहब। हमने तो देखा कि लॉकडाउन में सोशल मीडिया पे लेडीज़ अगर हैं तो वो खुश हो रही हैं कि वो कुकिंग की नई नई रेसिपी सीख रही हैं, मर्द जो हैं तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है। लेकिन मोर और लेस अगर हम इसका ये ह्यूमर साइड अलग छोड़ दें, हमने ये देखा कि तकरीबन मैक्सिमम लोगों की शिकायत ये रही कि कोविड में हमारा वजन बढ़ा। क्योंकि खाना पीना, आप बैठे हैं तो कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज भी नहीं हो रही। ये बहुत अच्छी बात आपने छड़ी। लेकिन पहले हम आपके हॉस्पिटल के बारे में मजीद जानना चाहेंगे कि जीएमसी में कोविड रिलेटेड और क्या एक्टिविटीज रही हैं आपकी इन पेशेंट्स के साथ, या वल्नरेबल ग्रुप जो है, जो ससेप्टेबल ग्रुप है उनके साथ। देखिए, एक्यूट
کیس میں تو زیادہ رول نہیں رہا. میں بتانا چاہوں گا کیونکہ ایکیوٹ رول میں پہلا جو ہمارا موٹو رہتا ہے کہ اس کو کسی طرح لائف تھریٹننگ جو اس وقت سچویشن ہے اس سے باہر نکالنا. اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو آکسیجن ان کا مینٹین نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے ہم ان کو کچھ بریدنگ ایکسرسائزز بتا رہے ہیں. یا پھر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کا اسپیوٹم جنریٹ ہو رہا ہے جس کو ہم بلغم بھی کہتے ہیں, تو وہ نکل نہیں پا رہا ہے. اس کے لیے ہم کچھ ایکسرسائزز بتاتے ہیں تاکہ وہ ہلکا فیل کریں, تاکہ ان کا لنگ کلیئر ہو جائے, سکریشنز کلیئر ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے بریدنگ مسلز جو انٹرکوسٹل مسلز ہے وغیرہ ان کو اسٹرینتھنگ کرنے, بالکل چھاتی کے مسلز ہیں ان کو ڈیولپ کرنے, ریٹرین کرنے, نئے سے ایکٹیویٹ کرنے میں ہم پورا ان کو گائیڈ کرتے ہیں, ان کو ہیلپ کرتے ہیں. یہ ہمارا میجر رول رہتا ہے پوسٹ ریسپریٹری ریہیب, جو پوسٹ کووڈ جو ریسپریٹری ریہیب ہے. تو یہ ہوا کووڈ کو ریلیٹڈ. پھر نیکسٹ کمنگ ٹو اوبیسٹی اینڈ ادر لائف اسٹائل ڈیزیزز, تو اس میں جو موسٹ کامن ابھی آ رہا ہے ہمارے پاس کہ وزن بڑھ گیا ہے. باقی پیشنٹس یوزولی کہتے ہیں کہ ہم فٹ ہیں, کوئی پرابلم نہیں, لیکن وزن بڑھ گیا. تو میں یہ بتانا چاہوں گا گھر بیٹھے اس کا علاج ہو سکتا ہے. صرف دو چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہے, ایک ڈائٹ اور ایک ہے آپ کا فٹنس. بس یہی علاج ہے. گھر بیٹھے اپنائیں, اپنا ڈائٹ کو بیلنسڈ بنائیں. یہ ہم کووڈ پوسٹ کووڈ بھی بتا رہے ہیں اور ہم نارملی سب کے لیے, ایون کووڈ پیشنٹ جب ریکوری کے میں آتا ہے اس کے لیے بیلنس ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی امیونٹی بنتی ہے بیلنس ڈائٹ سے, اچھے ڈائٹ سے, رائٹ. ابھی آج کل کیا ٹرینڈ چل رہا ہے, لوگ پریفر کر رہے ہیں امیون بوسٹرز لے رہے ہیں, کبھی کہیں سے کوئی دوائی پاؤڈرز لے رہے ہیں, لیکن خوراک نہیں لے رہے. ایگزیکٹلی سپلیمنٹ ایگزیکٹلی سائنٹیفکلی کوئی پروون ایسا امیون بوسٹر نہیں ہے. یہ تو بس ٹرائل بیسس پہ چل رہا ہے. آپ کو تو اوپر والے نے نعمت دی ہے ڈائٹ کے شکل میں. بالکل صحیح. تو صحیح ڈائٹ اپنائیں, آپ کا امیونٹی خود بخود امپروو ہو جائے گا. رائٹ. اوکے ڈاکٹر صاحب, اسی بات چیت میں جو ہم اوبیسٹی پر آئے, جی, تو اوبیسٹی ایک ایسی چیز ہے مجھے لگتا ہے تو سبھی جنرل پاپولیشن میں, لیکن اگر ہم فیمیلز کی بات کریں جیسے ریپروڈکٹیو ایج میں لیٹ 30s میں ارلی 40s میں ہم دیکھتے ہیں میکسیمم عورتوں کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے, خاص کر کے بیلی فیٹ. رائٹ. تو بڑا امبیلنس سی باڈی بھی ہو جاتی ہے اور کاسمیٹک ویلیو بھی بہت عجیب سا ہو جاتا ہے, اس اپیرنس میں چینجز آ جاتی ہیں جو ایک لیڈی اپریشیٹ نہیں کرتی ہے. تو ہم اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں, یہ کیسے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ کچھ نیچرل چیزیں ہیں جیسے ہارمونل امبیلنسز ہو جاتی ہیں پوسٹ مینوپاز بھی, یا پھر آفٹر ڈیلیوری اینڈ آل پوسٹ نیٹل. تو ویٹ پٹ آن ہونا نیچرل چیز ہے, لیکن آپ اگر اپنا ڈائٹ اس طرح سے لیں کہ آپ کا ویٹ انڈر کنٹرول رہے گا اور تھوڑا سا ٹائم اپنی فٹنس پہ, جنرل ایکسرسائزز پہ دیں, تو ڈیفینیٹلی اس سچویشن سے آپ ٹیکل کر سکتے ہیں. رہی بات بیلی فیٹ کا, تو ایک کامن سا کنسیپٹ لے کے چلتے ہیں ہمارے یوتھ اینڈ آل. وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بیلی فیٹ پہ زیادہ وہ توجہ دیتے ہیں کہ میں اب ایبس کروں, اب ایسی ایکسرسائز کروں کہ میری بیلی ایک دم اندر چلی جائے. لیکن سچ پوچھیے تو بات ایسی ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. دیر از نو اسپاٹ ریڈکشن. ایک جگہ سے آپ فیٹ ختم نہیں کر سکتے. یہ تو اوور آل باڈی سے جائے گا. اس لیے آپ کو اوور آل ایکسرسائزز کرنی ہے, سمپل ایکسرسائز کرنی ہے. ایسا نہیں آپ پورے وہ ہیڈ اپس اینڈ آل جو بھی آپ کے یہ ایبس ریلیٹڈ ایکسرسائز کرنے کی صرف کنسرن آپ وہ اپنے ایبس کے ایریاز پہ کریں. نو ناٹ لائک دیٹ. جنرل ایکسرسائز کریں, کیلوریز برن کریں, اور ڈیفینیٹلی آپ کا فیٹ کنٹینٹ جو ہے لیول جو ہے وہ لو ہوتا جائے گا. اچھا, میں اگر اپنی بات کروں یا ہمارے گھر میں جو ہماری لیڈیز ہیں, ماں ہیں, بھابھی ہیں, بہنیں ہیں, جب انہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایکسرسائز کرو, جی, تو وہ کہتی ہیں ایکسرسائز مطلب میں تو صبح اٹھی رات کو 8 تک جھاڑو پوچھا, برتن دھونا, کپڑے دھونا, اتنا کام کرتی ہوں. میں اگر میری بات کروں تو میرے جو موبائل میں ہیلتھ ایپ ہے وہ بھی دکھاتا ہے کہ میں نے آج دن میں 8000 اسٹیپس چلی ہوں, 300 کیلوریز برن کی ہیں. تو یہ ایکسرسائز کوس ایسا مزید کریں اس بہنس آسان فرصت ورچولی لیڈیز جو گھروں میں بیزی رہتی ہیں, یہ تیل کوس ایکسرسائز ڈاکٹر صاحبہ میں بتانا چاہوں آپ کو, یہ ایک چھوٹا سا ایکسکیوز, میئر ایکسکیوز ہے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے.
میں بتاتا ہوں اپنے نہیں فرصت کا اشن بھی ہمانی دوست کھڑا ہاں وہی ہے نا ایکسرسائز کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے ادروائز ہاں ایگزیکٹلی کنزیوم ہوتا ہے ڈیفینیٹلی ایڈٹ ہوتا ہے آپ کی کیلری برن میں, لیکن آپ کے پرٹیکولر مسلس ہر وقت ایکٹیویٹ نہیں ہوتے ہیں, یوز نہیں ہو رہے ہیں. رائٹ آپ کو کچھ پرٹیکولر ایکسرسائزز کرنی ہے جس میں ہارڈلی 30 منٹس لگیں گے, ناٹ مور. سسٹمک اینڈ سنکرونائزڈ بالکل. آپ کو جم جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ہیوی ویٹس اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی سمپل ایکسرسائزز ہوں گی, اپنے فزیو تھراپسٹ سے ملیے, وہ آپ کو بتائیں گے جو آپ کی اوور آل باڈی کو ٹارگیٹ کریں گے, جس میں آپ کے موسٹ آف دی مسلز, آپ کا دیکھیے لین مسل ڈیولپ ہونا چاہیے, آپ کا مسل ٹون بڑھنا چاہیے. ایگزیکٹلی مجھے لگتا ہے باڈی کو اسٹرینگتھن کرنا, باڈی کی ٹونسٹی بڑھانا, فلیکسیبلٹی از ویری ویری امپورٹنٹ, وچ وی آر ناٹ. ہم لوگ فلیکسیبل نہیں ہوتے, ہم ذرا سا ٹیڑھے ترچھے ہو گئے, آدھا گھنٹہ گاڑی ڈرائیو کی تو وہ شروع ہو جاتا ہے. اپنے کور مسل کو اسٹرینگتھن کیجیے, اپنے اسپائن کو اسٹرانگ کیجیے, تب جا کے ریزلٹس بھی آئیں گے. کیلری برننگ از گڈ, لیکن کیلری انٹیک پہ بھی نظر رکھیے. اگر آپ کیلریز برن کر رہے ہیں, اور سپوز ایک بندہ ہے جس کا BMR, جس کا بیسک کیلریز ریکوائرمنٹ ہم مان لیں 2000 کیلریز ہے, اور وہ بیٹھے بیٹھے چلو ایکٹیو بھی ہے 300 کیلریز برن کر رہا ہے, لیکن اس کے لیے اگر اس کو فیٹ برن کرنا ہے, اس کے لیے ریکمینڈڈ ہے 1500 کیلریز انٹیک اور 500 برن کرنی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنی ہے جس میں وہ زیادہ کیلریز برن کرے. ڈیلی لائف ایکٹیویٹی میں ہوتی ہیں, ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں, لیکن ان ایڈیشن ٹو دیٹ کچھ سمپل ایکسرسائز اپنائیں, کچھ لائف اسٹائل چینجز اپنائیں, تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ بیٹر ریزلٹس آئیں گے. عمدہ بات جو نکل کے آ رہی ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ فزیو تھراپسٹ یعنی ڈاکٹر, یعنی کوئی ہڈی ٹوٹی, کسی ماس پیشی میں درد ہوا تو تبھی ہم نے جانا ہے. لیکن یہاں پہ کتنی اچھی بات نکل کر آ رہی ہے, فزیو تھراپسٹ مینس پرسن جو آپ کو گائیڈ کر سکے, ہیلدی انسان کو بھی گائیڈ کر سکے کہ آپ نے کس طرح سے کیلری انٹیک کو بیلنس کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جم جانا ضروری نہیں ہے, کیونکہ جم جانا جو ہے اس کے لیے آپ کو گاڑی چاہیے, ڈرائیور چاہیے, آنا جانا, خاص طور پینڈیمک ٹائمز میں. تو گھروں میں عام ایکسرسائزز, جیسے میں نے سنا ہے ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ زیادہ فلور پہ مت بیٹھو, مطلب چوکڑی مار کے ساٹ اٹھ کر بھی کرسی ہوں استعمال کرے, یا سوفس پہ بھی, یا کاؤچ کرے استعمال. یم چیز یم زن لائف سٹائل چینجز گھرس مز یم کیا چھ, مطلب کین پیشنٹن چھو ون ہیرن مسا کھسو, مطلب میری مدر ہے, انہیں سیڑھیاں چڑھنا منع ہے کہ نہیں چڑھو آپ. ایسی کون سی چینجز ہیں جو ہم اپنے گھروں میں بڑے چھوٹے چھوٹے لیول پہ کر سکیں, لیکن ہمارے جوڑ, ہمارے ماس پیشیاں اسٹرانگ رہیں؟ میں تو ایک سمپل سی چیز ریکمینڈ کروں گا, اسے کہتے ہیں ہم ریزسٹنس بینڈ. ایک بینڈ آتا ہے, ربر کا بینڈ آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے پاس رکھیے, اور اس میں ایسے ونڈرفل ایکسرسائزز ہیں, آپ بیٹھے بیٹھے گھر میں ان کو کھینچنا ہے, کچھ نہیں کرنا, 10 منٹ کی بات ہے. وہ ٹانگوں کے لیے بھی آتا ہے, ٹانگوں کے لیے بھی, ہاتھوں کے لیے بھی, اس کو یوز کریے. جم جانے کی ضرورت نہیں ہے, خاص طور پینڈیمک میں تو بالکل نہیں, اٹس بیٹر گھر پہ کریں, ٹھیک ہے. آپ کو ڈمبلز اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک اپنے ریزسٹنس کے حساب سے اس میں ڈفرینٹ لیولز آتے ہیں, جیسے گرین ہو گیا, یلو ہو گیا, ریڈ ہو گیا, ڈیپینڈنگ آن, ایک کا ریزسٹنس کم ہوتا ہے, ایک کا میڈیم ہوتا ہے, ایک کا بہت زیادہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ کے فزیو تھراپسٹ آپ کو پراپر ریزسٹنس بینڈ سجیسٹ کریں گے, اس کو لے کے گھر پہ کریے. سمپلی کھینچنا ہے, اپنی ٹانگوں کو یوز کرنا ہے اس بینڈ کے ذریعے, اور ایون اپنے ایبس پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں اس بینڈ کے ذریعے. یہ میں چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں. رہی بات لائف سٹائل, جیسے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ, مان لیا آپ کو سیڑھیاں چڑھنا منع کر دیا ہے بیکاز آف آسٹیو آرتھرائٹس میں بھی, تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے. آپ کرسی پہ بیٹھ کے سمپل اپنی ٹانگ ہلا سکتے ہیں, اپ ڈاؤن. یس, اتنا ہی نہیں, اس میں ویٹ ایڈ کر سکتے ہیں. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا.
1 किलो 2 किलो अपने कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा वेट ऐड कर दिया, उससे क्या होगा, आपका जॉइंट जो है स्ट्रेंथन हो जाएगा, आपका मसल पर्टिकुलरली क्वाड्रिसेप्स मसल जो है एग्जैक्टली वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, वो फर्दर वीकनेस को बचाएगा और आपकी जो एजिंग प्रोसेस है, डिजेनरेशन है, इसको थोड़ा स्लो डाउन करेगा। एजिंग को तो हम रोक नहीं सकते, ये तो नेचुरल, हाँ थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं। आपको मोबाइल बना सकते हैं, यू कैन एटलीस्ट अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ विद ईज आप परफॉर्म क्योंकि कर सर सकते हमारे हैं। यहाँ पे देखिए ना, मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आई थिंक मोबिलिटी तो लेडीज में है ही नहीं, डब्बा भी उतारना है तो आपने किसी को आवाज देनी है, और यूथ में हम देख रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, और अगर वो जिम भी जाते हैं तो उन्हें बहुत टाइम लगता है बॉडी को एक्लेमेटाइज होने में कि किस तरह से वो स्ट्रेचिंग करते हैं। अच्छा, एक और बहुत ही कॉमन चीज़ हमने देखा है जहाँ पर हम लोग कंसल्ट नहीं करते हैं एक फिजियोथेरेपिस्ट को, स्पेशलिस्ट को, वो हुआ स्पोर्ट्स इंजरी। यूथ में हमने देखा है कि आजकल के लड़के जो है बड़े एग्रेसिव खेलते हैं, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, तो घर में ही कुछ भी करके छोड़ देते हैं, जो लेटेस्ट स्टेज पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है, एक माल फंक्शनिंग सी आ जाती है, या मोबिलिटी उसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाती है उस जॉइंट में। ऐसे में क्या एडवाइस करेंगे? ऐसे में मैं चाहूँगा, स्पोर्ट्स एक वंडरफुल एक्टिविटी है, डेफिनेटली आपकी बॉडी को बहुत एक्टिव बनाती है, फिट बनाती है, लेकिन इसमें चाहिए कि एक फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेकर अपनी एक्टिविटी शुरू करें। जैसे वो आपको कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस बताएंगे, ऐसा ना हो कि आप सीधे निकल गए और क्रिकेट, फुटबॉल, एनीथिंग गेम में इन्वॉल्व हो गए, नहीं, पहले वार्म अप एक्सरसाइजेस कीजिए और बॉडी को तैयार कीजिए, बिल्कुल 5 मिनट, एक हीट जनरेट होती है बॉडी में, आपके मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और आपके मसल को फिर बाद में स्ट्रेन नहीं पड़ता, इंजरीज़ का कम चांस रहता है, और अगर इंजरी हो भी तो रिकवरी के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्विक रिकवरी हो सकती है, नंबर 1। और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, एक बार जो पर्टिकुलर मसल्स उस पर्टिकुलर स्पोर्ट में यूज़ होते हैं उन पे स्ट्रेच कर सकते हैं, सो दैट आप अच्छा खेल भी पाए और आपका मसल सेफ भी रहे। नॉट ओनली दैट, एक बार गेम ख़त्म हो गई, कूल डाउन एक्सरसाइज करें, सो दैट अगेन आप को जो पोस्ट एक्टिविटी मसल सोरनेस रहे, सॉरी फैटिग वगैरह रहे, वो थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाए। एग्जैक्टली। और बिना गाइडेंस के मुझे लगता है ठीक नहीं है। इट्स ऑलवेज बेटर कंसल्ट योर फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट को इतना ना समझे कि बस उनका काम हड्डी वगैरह है और इतना ही बीमार होने पर बल्कि उनका रोल हर एक फील्ड में है, जैसे रेस्पिरेटरी रिहैब से लेकर ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हर एक फील्ड में फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है। ज़रूरत है अवेयरनेस की, लोग अवेयर नहीं है। उसके लिए मैं एक बताना चाहूँ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एक ऐसा डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है, जो बहुत हद तक ना अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में फिजियोथेरेपी कैसे आपके अंदर एक चेंज ला सकती है। बिल्कुल जी, तो लोगों को चाहिए अपने हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में जाए, एनसीडी डिपार्टमेंट पे सर्च करे, वहाँ फिजियो से मिले ओबेसिटी रिलेटेड और जो भी अदर इश्यूज है लाइफस्टाइल, वहाँ पे फैसिलिटीज़ है, फ्री मेडिसिन मिल रही हैं, फ्री इंसुलिन मिल रहा है और फ्री एडवाइसेस, टेस्ट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। मतलब ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, चाहे डायबिटीज़ की बात करें, थायराइड फेलियर की बात करें, हार्ट प्रॉब्लम्स की बात करें, या हम लोग ब्लड प्रेशर की बात करें, बिल्कुल। तो आपके कहने का मतलब है कि फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर अपने लिए एक अच्छा सा एक रेजिमे ले लिया, आधे घंटे की एक्सरसाइज का, वो करके आप अपना क्वालिटी जो लाइफ का है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और बात मैंने देखी है डॉक्टर साहब, आपको भी मालूम होगा कि अक्सर जब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स, ट्रॉमा, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह, ये लिए पेशेंट पलान छो ऑपरेशन छो अमिस गसान ठीक छु गसान या ये ले प्लास्टर वगैरह करान छ मिच पत वुचमुत ये पेशेंट पत वरी वाद वनान कि मैं तथ जोड़स लगान तथ छुम दोद, मगर आई हैव नेवर सीन अ पेशेंट सेइंग कि आई पच में फिजियोथेरेपी रटन सो दैट यस यू जोड़ ऐसे तकलीफ वोत मुतोस, ये जो मांसपेशी टूट चुकी थी, कट चुकी थी, इसको रिहाब किया जाए। ये अवेयरनेस आप क्या लोगों में देते हैं, लोगों को बुलाते हैं ऐसी चीज़ों के लिए? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में, खासतौर फ्रैक्चर है। हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता हो पाता। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहिबान जो हमारे सर्जन वगैरह हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, उनका यहाँ पे एक रोल बनता है। उन्होंने सर्जरी की, उसके बाद क्या करना है, ये लो जी, ये आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अब इसके साथ कांटेक्ट में रहिए, आप इन्हीं से फर्दर गाइडेंस लीजिए, जो भी कुछ है। लेकिन ऐसा अभी हो नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। मेरे सामने डॉक्टर साहब पेशेंट है जिसका नी इंजरी, बहुत सिवियर नी इंजरी था, मतलब वो फ्लेक्स या एक्सटेंड नहीं कर पाते थे, बहुत ही खराब हालत थी उनकी।
2 साल के बाद उनको किसी ने मशवरा दे दिया, वो तो बेचारे अल्लाह भरोसे थे कि इतने बड़े ऑर्थोपेड ने ट्रीटमेंट किया, तो किसी ने उनको मशवरा दिया आप फिजियोथेरेपी की तो ले लो आप, एंड उसको नई लाइफ मिली है। Yes. मैं 1 महीने में ही देख रही हूँ कि उसकी जो टांग है ना वो सच में मतलब मान लीजिए जाग गई है, सच में रिहैबिलिटेट हो गई है वो टांग। तो डॉक्टर साहब ये अभी जो आपने बताया था कि आप कोविड पेशेंट्स की हेल्प करते हैं, तो जितने भी हमारे ऐसे ससेप्टेबल केसेस हो सकते हैं बुजुर्ग खास करके, उनके लिए आप क्या बोलेंगे ताकि उनका चेस्ट, उनके रेस्पिरेटरी मसल्स या जिनको कफ का ऑलरेडी प्रॉब्लम रहता है, अस्थमा, उनके लिए कुछ गाइडेंस उनके लिए मैं ये पहले बोलना चाहूँगा कि खासतौर अब विंटर्स आ गए हैं, ज़्यादा चांसेस है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के, वायरसेस वगैरह। पहले तो घरों से तभी निकले जब ज़रूरी हो, बिना वजह ना निकले पहली बात। सेकेंडली, जब आप घर में बैठे हैं तो वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखें। हम पूरे खिड़कियां दरवाज़ा बंद करके बैठते हैं, कभी कभी गैस हीटर यूज़ कर लेते हैं, हीटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह, लेकिन फ्रेश एयर हमारे पास पहुंचना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा फ्रेश एयर का इंतज़ाम रखें, अगर हो सके इफ़ दे कैन अफोर्ड एक एयर प्यूरीफायर रखें जो आपका एयर बिल्कुल प्यूरीफाई करता है। उसके साथ साथ क्या चाहिए कि रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। ये एक फिजियोथेरेपिस्ट ही उनको समझा सकते हैं किस तरह की एक्सरसाइजेज हैं, जैसे पर्स ब्रीदिंग है एक टाइप की, थोरेसिक एक्सपेंशन है, एब्डोमिनल डीप ब्रीदिंग है, देयर आर वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज या यूट्यूब वीडियोस वगैरह में देखते हैं। यस, यहाँ मैं बताना चाहूँगा ज़्यादा यूट्यूब वगैरह पे रिलाई ना करें, क्योंकि एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, उनकी नीड्स डिफरेंट है, कैपेसिटीज़ डिफरेंट है। एक बार फिजियो से मिले, वो एग्जामिन करेंगे और आपको पर्टिकुलर जो आपके लिए एडवाइजेबल है वो वाली एक्सरसाइज देंगे, उसको फॉलो करें घर पे। डेफिनेटली उनका रेस्पिरेटरी जो हाइजीन है वो बेटर होगा, इम्प्रूव होगा, लंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी और चांसेस है मिनिमल चांसेस ऑफ एक्सकर्बेशंस एट ऑल, यानी कि उनको इन्फेक्शन के कम चांसेस रहेंगे अगर उनका चेस्ट क्लियर रहेगा। राइट। अब डॉक्टर साहब वो पेशेंट्स जो ट्रॉमा से निकल कर आए हैं, फ्रैक्चर से, रोड एक्सीडेंट से जो निकल कर आए हैं, उनको हम अक्सर घरों में जैसे मान लीजिए कोई मालिश दे दी या हॉट फर्मेंटेशन दे दिया, तो क्या वो रिकमेंडेड होता है उस तरह की? क्योंकि कभी देखा जाता है कि इन जोड़ों में बड़ी दर्द रहता है, तकलीफ रहती है या मोबिलिटी इश्यूज रहते हैं, तो क्या रिकमेंड करेंगे आप घर बैठे इसके लिए? देखिए, घर बैठे पहले तो मालिश बहुत ही मतलब इट्स नेवर एडवाइजेबल, क्योंकि आप इस इन्फ्लेमेटरी जो ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है, वर्म या तो इस वना वगैरह अत पे रगड़ छू देवा, उससे क्या होगा, ये और एग्जैजरेट होगा। अच्छा, ठीक है। उस अदरवाइज अब कभी क्या हो सकता है, एक्यूट केसेस में पानी, नमक पानी कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर a certain period of time पहले हम डेफिनेटली वी शुड गो फॉर क्रायोथेरेपी, आइस थेरेपी, ताकि हमारा जो इन्फ्लेमेशन है कम हो जाए। खासतौर अगर एक्यूट इंजरी है, फ्रेश इंजरी है, सबसे पहले यस एग्जैक्टली आइस क्यूब मसाज करें, उससे इन्फ्लेमेशन कम होगी, उससे जो आपका हेमोटोमा या ब्लड कहीं पे जमा हुआ वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद ग्रेजुअली हम धीरे धीरे उसको हॉट फर्मेंटेशन दे सकते हैं। हाँ, एज फार एज मसाज इज कंसर्न इज़ नॉट एडवाइजेबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हाँ, गर्म पानी से धोने में कोई हर्ज नहीं है। अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हैं, गर्म पानी में टॉवल डाल दें, उसको निचोड़ दें, स्पंजिंग करें, वो बेटर रिजल्ट्स दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, स्लिंग्स बहुत यूज़ करते हैं आज कल लोग, क्योंकि मैंने देखा है कुछ को रिस्ट में पेन रहता है, कुछ को नीज में पेन रहता है, तो वो स्लिंग्स वगैरह लगा लेते हैं या लंबर सपोर्ट, वो लंबर बेल्ट वगैरह, जी, वो एडवाइजेबल होते हैं आप क्या? नॉट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जैसे लोगों ने इसको एकदम अडेप्ट कर लिया कि कमर में दर्द है तो बेल्ट लगा लिया, गर्दन में दर्द है तो एक बेल्ट है तो घर में सभी लोग उसको लगा रहे हैं, सब यूज करते हैं। इससे क्या होगा, आपके मसल्स पर्टिकुलरली अगर आप लंबर यूज़ करते हैं बेल्ट, आपके कोर मसल जो वीक हो रहे हैं, आपके लंबर मसल वीक हो रहे हैं। हाँ, कभी ज़रूरत हो सकती है अगर डिस्क प्रोलैप्स है या ऐसी कोई कंडीशन है तो वो आपके डॉक्टर साहब ही आपको बताएंगे, और वो भी फॉर लिमिटेड टाइम, मे बी 1 वीक 2 वीक, नॉट मोर देन दैट। ऐसा नहीं कि जब भी आप मन किया तो बेल्ट लगा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए अपने कोर मसल्स को स्ट्रांग बनाए कि आपको बेल्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। मतलब जितनी हमारी बॉडी की मसल्स स्ट्रांग रहेंगी, उसमें जो हमारी हड्डियां हैं वो उतनी स्ट्रेंथन रहेंगी, उनको आर्टिफिशियल सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इन प्रॉब्लम्स में जो हमने अभी डिस्कस की, चाहे वो पेन हो, चाहे वो इंजरी हो, चाहे वो फ्रैक्चर्स या ट्रॉमास हो, अक्सर लोग इसके बाद सप्लीमेंट्स या जो लोग हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से
आर्थराइटिस वगैरह, उनको हम विटामिन डी बोलेंगे या कैल्शियम बोलेंगे, आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड करते हैं इन सब? या मिल्क हम जैसे यंग बच्चे हैं वो खेलते हैं तो उनको बोन हेल्थ के लिए हम लोग बोलते हैं मिल्क। सलोनी इतने दाग धुल जाएंगे। और